हेलो बच्चों, तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बहुत ही सिंपल हो गया है इस बार, क्योंकि जो पुराने सिलेबस में अगर हम देखें ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें 4 एक्सरसाइजेस थी, जिसमें से जो 4.3 एक्सरसाइज थी आपकी उसको डिलीट कर दिया गया और 4.4 जो एक्सरसाइज थी वो आपकी अभी एग्जिस्ट करती है एज एक्सरसाइज नंबर 4.3। तो इस एक्सरसाइज में जो मतलब 4.3 जो डिलीट की गई है उसमें आपके वर्ड प्रॉब्लम्स ज्यादा थे, तो वो सभी अब हटा दिए गए हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था वो भी हटा दिया गया है। तो अभी ये चैप्टर जो है वो बहुत सिंपल हो गया है और बहुत शॉर्ट हो गया है, छोटा हो गया है। ठीक है, तो इसमें जो मैं एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दूं अगर इस चैप्टर का, तो सिंपल जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है वो क्या है कि इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। तो उसमें देखिए फर्स्ट जो आपको पढ़ना होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, या पहले तो बनाना सीखेंगे, कैसे फॉर्म की जाती है रियल लाइफ सिचुएशन की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं, और फिर उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्म करके हम उनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्व करने के अब हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 2 मेथड है। तो वो 2 मेथड में कौन सा है, पहला हमारा मेथड होगा फैक्टराइजेशन, जिससे आप ऑलरेडी मतलब फैमिलियर है, आपको आता है कि फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। और जो सेकंड मेथड है आपका वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स भी फाइंड करेंगे। रूट्स मतलब जो एक्स की वैल्यूज निकल के आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उन्हीं को हम रूट्स कहते हैं, जो उसके सॉल्यूशन पॉइंट आते हैं। तो बेसिकली अब इस चैप्टर को मतलब बहुत सिंपल कर दिया गया है जैसे मैंने बताया। तो इसको हम आज पूरा इसी क्लास में, एक ही क्लास में खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आप मेरे साथ तैयार हो जाइए, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आपने पॉलिनोमियल्स चैप्टर जो है वो पढ़ रखा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारा होता था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते थे हमारा, ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ करता था। ठीक है ना, राइट। तो अब अगर ax² प्लस bx प्लस c इसको अगर मैं इक्वेट कर दूं, मतलब यहाँ पर इक्वल का साइन लगा करके इक्वल टू 0 कर दूं, तो अगर मैंने इसको इक्वल टू 0 कर दिया तो अब ये इक्वेशन बन गई। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल का साइन आ गया। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। एक्सप्रेशन मींस जिसमें हम वेरिएबल और कांस्टेंट को मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन उसमें इक्वल का साइन नहीं होता। ठीक है, मतलब उसमें आप एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ये सारे ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें इक्वल का साइन नहीं होता। तो आपने पॉलिनोमियल्स पढ़े होंगे, जैसे मान लीजिए ये 2x प्लस 5 है, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया है ना। आपने पढ़ा होगा 2x² प्लस 5x प्लस 3, मान लीजिए इस टाइप का है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हो जाया करता है। तो अगर पावर 2 है, मतलब डिग्री आपने पढ़ी है, डिग्री के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। तो यहाँ क्योंकि हम चैप्टर में बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक का इक्वेशन का मतलब क्या होगा कि जो डिग्री होगी यहाँ पे इक्वेशन में, जो x की जो पावर होगी हाईएस्ट, वो 2 ही होगी, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, बस ये डिफरेंस था। पॉलिनोमियल जैसा ही लगेगा आपको कुछ कुछ ये चैप्टर, क्योंकि पॉलिनोमियल जो आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सिर्फ क्या था कि बस यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं था, अब यहाँ पर इक्वल टू 0 और कर दिया गया। तो जब उसको इक्वेट कर दिया गया तो वो आपका फिर क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्योंकि उसमें इक्वल का साइन आ गया। ठीक है, तो अब ये जो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और इसमें जो a b c जो होते हैं, a b c आर रियल नंबर्स, ये हमारे रियल नंबर्स होते हैं, मतलब कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। एंड a is not equals to 0। रिमेंबर, जो a की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। a मतलब क्या हो गया आपका, a हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 होगा तो ये देखो x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये 0 होगा तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो आपका 0 हो जाएगा। तो जो आपकी इक्वेशन बचेगी वो फिर इस फॉर्म में बचेगी, bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जब bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में बची, तो यहाँ पे तो x की पावर जो है हाईएस्ट वो 1 है। तो जब हाईएस्ट पावर मैक्सिमम मतलब 1 होगी, तो इसका मतलब जो इक्वेशन है हमारी
वो क्वाड्रेटिक ना रह करके फिर वो क्या बन जाएगी, फिर वो बन जाती है लीनियर इक्वेशन। सो दैट इज व्हाई रिमेंबर फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट इज द मस्ट कंडीशन दैट a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये बात आपको याद रखनी होगी, ठीक है। चलिए, तो ये तो रहा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। आपको ये पता चल गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और किस फॉर्म में होती है। तो जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है मैंने आपको बता दिया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होती है, वेयर a b c आर रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि रियल लाइफ में जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसमें ये कैसे एग्जिस्ट करती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से हमारे काम आती है उनको सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हम एक्सरसाइज से ही उठा लेते हैं क्वेश्चंस। आपकी 4.1 जो एक्सरसाइज है उसमें जो सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना है वेदर द इक्वेशन गिवन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, और सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में हमें जो प्रॉब्लम्स दे रखी है उन प्रॉब्लम्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है हम उसी से स्टार्ट करते हैं। पहले रियल लाइफ से आपका कनेक्शन करा दूं कि रियल लाइफ में वो किस तरीके से हमारे काम आती हैं। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है, देखिए उसमें क्या दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो हमें रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, बताओ जल्दी से क्या होता है, वो होता है L इंटू बी, है ना। तो L इंटू बी की वैल्यू जो है वो हमें 528 गिवन है। क्लियर। अब आगे हमें देखिए रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया है लेंथ और ब्रेथ में। जैसे मान लीजिए आपका रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ में रिलेशन दिया हुआ है। तो इसकी ब्रेथ भी नहीं पता मुझे और इसकी लेंथ भी नहीं पता। तो ब्रेथ को अगर मैं x मान लूं, देखिए ब्रेथ को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। अब जो लेंथ दे रखी है देखिए उसमें क्या रिलेशन दिया है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर। तो जो लेंथ है ब्रेथ से क्या दे रखा है, लेंथ और ब्रेथ में रिलेशन, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो देखिए जो लेंथ है, अगर ब्रेथ को आपने x माना है, मतलब b इज इक्वल टू अगर आपने x लिया, तो जो लेंथ है, लेंथ में रिलेशन क्या दिया है, ब्रेथ के ट्वाइस, ब्रेथ का ट्वाइस होगा देखिए 2x से 1 मोर, 1 मोर का मतलब +1। तो इसका मतलब जो लेंथ है वो हमारी 2x + 1 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों की अगर आप वैल्यू पुट करें, मतलब लेंथ आपकी 2x + 1 है और जो ब्रेथ है वो आपकी x है, तो यहाँ आपने दोनों की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको जरा सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ से ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई कर दिया अंदर और इज इक्वल टू 528। तो ट्रांसपोज कर दीजिए। आप पहले स्टेप में कर सकते थे लेकिन मैंने एक स्टेप और आपको करके दिखा दिया, यहाँ पे एक्स्ट्रा है ये। आप चाहते तो यहाँ इसी को ट्रांसपोज यहाँ पे भी कर सकते थे। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए ये अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो क्या ये इसी फॉर्म में नहीं है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप कोफिशिएंट कंपेयर करें तो देखिए ये जो a है वो आपका 2 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं देखिए b की, तो b में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ x के साथ b और यहाँ x के साथ कुछ नहीं, तो कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, तो b की वैल्यू 1 हो जाएगी। और जो c है हमारा देखिए वो पूरा का पूरा कांस्टेंट, वो माइनस का 528 हो जाएगा। तो यहाँ पे a 0 नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई कि नहीं हो गई। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ फॉर्म करनी थी तो हमने फॉर्म कर दिया। अगर इसी को हमें सॉल्व करके x और y निकालने हो तो हम या तो फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो दोनों ही मेथड्स का यूज करके हम इसके रूट्स या सॉल्यूशन कह सकते हैं, या इस x की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि क्या होगी। तो जो भी x की वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग हमारी ब्रेथ जो है वो हो जाएगी, और जो लेंथ है उसमें हमें 2x + 1 यानी कि x की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके जब 1 ऐड करेंगे तो इस तरीके से देखिए डेली लाइफ में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वो काम आती है। ठीक है, अब
एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो देखिए पहले तो आपको कॉन्सिक्यूटिव का मीनिंग पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए। तो कॉन्सिक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है, कॉन्सिक्यूटिव का मीनिंग होता है लगातार। तो कॉन्सिक्यूटिव है और पॉजिटिव भी है, ये भी ध्यान रखना है। और उनका हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है 306। अब हम वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो वो क्या आएगी। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या हो जाएगा, अगर आप पहले एक पॉजिटिव इंटीजर को x मान लेते हैं, क्वेश्चन 2 की बात कर रहे हैं हम, 2 का सेकंड पार्ट है ये, ठीक है। तो अगर आपने एक नंबर को x मान लिया, मान लीजिए ये फर्स्ट वाला है आपका, तो जो सेकंड वाला होगा वो x+1 होगा, क्योंकि लगातार जा रहे हैं आप, ठीक है ना, कंटिन्यूअस जा रहे हैं, मतलब कॉन्सिक्यूटिव कहा है, तो कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार। तो जैसे 1 आता है, 1 के बाद फिर 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो जो 2 आता है वो क्या है, उसको हम 1+1 भी तो लिख सकते हैं, ऐसे 3 को हम 2+1 लिख सकते हैं। तो हर आगे वाला नंबर जो है वो पिछले वाले में 1 ऐड करके आएगा, तो वो कॉन्सिक्यूटिव हो जाएंगे, लगातार हो जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट को हमने x कंसीडर किया, दूसरे को x+1 किया। अब ये तो बहुत ही आसान है, दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, x+1 इंटू x इज इक्वल टू, जो प्रोडक्ट दिया है 306 दिया है, तो हम 306 के इक्वल कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। तो यहाँ भी देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। एंड अगेन इसको सॉल्व करके इधर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और बाय फैक्टराइजेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और x की वैल्यू मिलने के बाद हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिल जाए। अच्छा यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जब मतलब सॉल्व कराऊंगी तो मैं बताऊंगी ही, लेकिन यहाँ पे अभी भी याद आपको रख लेना है, क्योंकि याद आ गया मुझे तो मैं आपको बता देती हूँ कि x की जो वैल्यूज आएंगी वो 2 आएंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना, तो क्वाड्रेटिक में 2 सॉल्यूशन आएंगे। लेकिन जैसे यहाँ पर कहा गया है कि पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो अगर मान लो उस x की वैल्यू में आपकी दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज आती है तो दोनों ही वैलिड हो सकती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए उसमें एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है या फ्रैक्शन में आ रही है, तो आपको उसको रिजेक्ट कर देना होगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है, पहली बात तो पॉजिटिव वाली ही लेनी है, और इंटीजर होनी चाहिए, तो इसका मतलब फ्रैक्शन की वैल्यू या डेसिमल की वैल्यू जो है वो हम नहीं रख सकते, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करके दोनों नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो काम आती है। ओके, सो अब बात करते हैं देखिए थर्ड पार्ट की। जो थर्ड पार्ट है वो एज से रिलेटेड है। तो एज से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए पहले मैं आपको एक ट्रिक देना चाहती हूँ, क्योंकि एज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके चैप्टर नंबर 3 में भी आ सकते हैं। वहां पर भी एज से रिलेटेड इक्वेशंस बनती है, वहां लीनियर इक्वेशन बनती है, यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो एज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें एक चीज आप थोड़ी सी इनको नोट कर लीजिएगा कहीं, इसमें जो वर्ड्स आते हैं कुछ उनको ध्यान रखना है। कि जैसे एगो वर्ड आता है तो इसका मतलब यह बिफोर वर्ड आता है, तो जैसे 5 years एगो या 5 years बिफोर 5 years ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, इस केस में आपको करना होता है माइनस, मतलब ये एज जो है वो पीछे की बता रहे हैं। तो आपकी जो प्रेजेंट एज जो भी होगी, प्रेजेंट एज से आपको पीछे जाना है। तो पीछे जाना है तो आपको क्या करना होगा, अपनी एज से जो प्रेजेंट एज है मतलब उतने ईयर्स कम कर देने होंगे जितने ईयर्स बैक की वो बात कर रहे हैं। तो 5 years बैक या 5 years एगो या बिफोर 5 years, मतलब ऐसे अगर आ रहा है तो इसका मतलब जो आपकी प्रेजेंट एज अगर आपने अभी x मानी है तो वो x-5 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आता है फ्रॉम नाउ, ये वर्ड्स आते हैं फ्रॉम नाउ, या हेंस वर्ड आता है एक, हेंस 5 years हेंस, इस तरीके से आता है, ठीक है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होंगे उनमें आपको क्या करना होगा, उसमें आपको प्लस करना होता है। ऐसे केसेस में क्या करना होगा, प्लस करना होगा। जैसे आफ्टर 5 years या फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years हेंस, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, उतना ही आपको प्लस करना है। तो जैसे मान लीजिए सपोज मैं ये कहूँ कि जैसे अभी प्रेजेंट एज जो है आपकी, प्रेजेंट एज जो है वो x है, ठीक है, वो x है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि 3 years फ्रॉम नाउ, तो 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब क्या हो गया
कि आपको इसमें x प्लस 3 करना है, मतलब 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल बाद, मतलब आज से 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, वो 3 साल बाद मतलब आपको क्या करना होगा, आपकी एज जो है वो उसमें 3 ऐड कर देना होगा। कई बच्चे इसको 3x कर देते हैं, तो ऐसी गलती आप नहीं करना। क्यों? क्योंकि 3x का मतलब क्या हो गया कि एज 3 टाइम्स हो गई, 3 टाइम्स हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि सपोज आज मान लीजिए आप 14 इयर्स के हैं, तो क्या 3 साल बाद आप 14 3 42 इयर्स के हो जाएंगे? भाई बहुत जल्दी बुढ़े हो जाओगे बच्चों ऐसे तो, ठीक है। तो इतनी जल्दी तो बुढ़े नहीं होना है ना किसी को भी। तो इसका मतलब क्या करना है, आपको अपनी एज में, अगर जो भी है मतलब क्वेश्चंस में जो भी कहा जा रहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ कह रहे हैं, तो 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब क्या करना है, या 3 years हेंस कह रहे हैं, तो क्या करना है, उसमें उतना ऐड करना है, मतलब उससे मल्टीप्लाई नहीं करना है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वो सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं कि अभी एज कितनी है मेरी, 3x years है, तो 3 साल बाद कितनी होगी, तो वो 3x कर देते हैं। तो ये गलत है, 3x नहीं होगी, वो x प्लस 3 होगी, ठीक है। तो किसी को भी इतनी जल्दी बुढ़ा नहीं होना है, आई होप, तो इसीलिए कोई भी ऐसी गलती नहीं करेगा, राइट। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो ये चीजें आप याद रखेंगे। अच्छा, ओल्डर वर्ड एक आता है इसमें, ओल्डर का मतलब बड़ा होता है और यंगर का मतलब छोटा होता है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट जो है वो क्या कह रहा है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him, मतलब रोहन की जो मदर है वो उससे 26 years older है, ओल्डर मतलब बड़ी है, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जैसे हम मान लीजिए रोहन की एज को मान लेते हैं, थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट प्रेजेंट एज कंसीडर करेंगे पहले हम। तो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन अगर हम कंसीडर करें, तो रोहन की जो प्रेजेंट एज हमने मान लीजिए x है, x years, ठीक है, x years है। तो अब उसकी जो मदर की एज हो जाएगी प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, तो मदर की जो प्रेजेंट एज होगी वो क्या होगी, वो हो जाएगी, क्या होगी बताइए, जितनी उसकी है x और मदर क्या है उससे 26 years ओल्डर है, तो x प्लस 26 हो जाएगी मदर की एज, ठीक है। मदर की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 26 years। अब बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मतलब हमें उन दोनों की एज का प्रोडक्ट दिया हुआ है और वो कितना है, 360 है। और कब का प्रोडक्ट दिया हुआ है, 3 years फ्रॉम नाउ। देखिए वर्ड आ गया ना, 3 years फ्रॉम नाउ। तो 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब क्या है, अब से 3 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो अब से 3 साल बाद मतलब 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल बाद। तो जो रोहन की एज होगी देखिए वो क्या हो जाएगी, रोहन्स एज, रोहन की जो एज होगी देखिए अभी x है, आपसे 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी। अच्छा, मदर्स एज क्या हो जाएगी, मदर की जो एज है देखिए अभी है x प्लस 26, तो अब से 3 साल बाद उसमें 3 और ऐड हो जाएगा, तो ये x प्लस 29 हो जाएगी। अब इन दोनों एजेस का हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है x प्लस 3, मतलब 3 साल बाद वाली जो एजेस है, मतलब ये वाली और ये वाली, इन दोनों का जो प्रोडक्ट दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लिखें तो क्या दे रखा है, वो दे रखा है 360। तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू हमें रख देना है 360, ठीक है। तो अब ये जब हमने 360 के इक्वल रखा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए x से एक्स स्क्वायर प्लस 3x, पहले इस x से किया दोनों को, उसके बाद 29 को करेंगे तो प्लस का 29x और 29 इंटू 3 कर दीजिए, तो 3 9 ज़रा देखिए 27, कैरी 2, 3 2 जार 6, 6 और 2 8, 87 इज इक्वल टू 360। या इसको इधर ट्रांसपोज कर लीजिए, माइनस 360 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। अब इसको देखिए सिंप्लीफाई करें तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 32x
और ये -360 और प्लस का 87 सबट्रैक्ट कर दिए, नेगेटिव आएगा तो ये 10 - 7 करोगे 3 हो जाएगा और इधर ये 5 बचेगा तो 15 - 8 करोगे 7 और उधर 2 बचेगा 273 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रिक्वायर्ड है वो मिल गई है। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं क्लियर हो रहा है, कहीं पे कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको उसका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दूंगी। ठीक है, उसको सॉर्ट आउट करूंगी। तो ये प्रॉब्लम भी हो गई। अब ट्रेन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है अगला वाला, वो हम करते हैं। ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ पार्ट जो है इसी का, सेकंड क्वेश्चन का, वो ट्रेन से रिलेटेड है। और इस क्वेश्चन को देखिए, जब भी ट्रेन स्पीड डिस्टेंस ये आएगा तो इसके लिए एक मैं आपको बहुत ही मतलब मैजिक वर्ड दे रही हूँ जो आपको मतलब हमेशा एनर्जी देता है। तो वो वर्ड आपको याद रखना है, और वो वर्ड क्या है? वो वर्ड है ये दोस्त। ठीक है, तो दोस्त याद रखेंगे, दोस्त याद रहेगा तो दोस्त भाई, दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है आप लोगों के लिए, आपकी एज ग्रुप के लिए। तो दोस्त वर्ड से आपको क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का जो ट्रिक है वो यही है, इसी से याद रहेगा। आपको ध्यान रखना है दोस्त मतलब यहाँ से डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, इसमें रिलेशन जो है वो ध्यान रखना है कि जो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो वो कंडीशन में बस ये ओ को आप इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो d इज इक्वल टू एस इंटू टी, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो इस फॉर्मूले से ये आपको याद रहेगा। फिजिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला डिस्टेंस वाला। और मैथ्स में आपका इस जो ट्रेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, अभी तो डिलीट कर दिया, लेकिन डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें भी ये वाला टॉपिक जो है वो आपका आता है। ठीक है, ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। तो कैसे करेंगे देखिए, उसके लिए भी सेम फंडा है वैसे। तो अब करना क्या है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है उसमें सबसे पहले देखो, हमें जो फाइंड करना है उसको पहले हम x मान लेंगे। हमें स्पीड फाइंड करनी है ट्रेन की, तो हम क्या करेंगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x। तो हम उसको स्पीड को x मान रहे हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x। तो ट्रेन की जो स्पीड है उसको हमने x मान लिया। अब किसमें है x, यूनिट लिख देंगे किलोमीटर पर आवर, ये उसकी यूनिट है। तो अब क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन पे, क्या कहा जा रहा है, जो डिस्टेंस दे रखी है, जितनी ट्रेन स्पीड x से कवर कर रही है, वो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर पर, 480 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी है, डिस्टेंस है आपकी 480 किलोमीटर। तो देखिए बड़ा सिंपल सा फंडा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर मान लीजिए आपको कोई फिक्स डिस्टेंस कवर करनी है, जैसे मान लो आपको आपके घर से स्कूल तक जाना है, तो जो आपके घर से स्कूल तक की डिस्टेंस है वो तो फिक्स है, और मान लीजिए आपको सेम वे यूज करना है, सेम पाथ यूज करना है, एक ही रास्ते से जाते हैं आप, तो उसी रास्ते से मान लीजिए आप तेज चल करके जाएंगे तो कम समय में पहुंचेंगे, और अगर आप धीमे 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 जाएंगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। Am I right? तो देखिए जब आप ज्यादा स्पीड से जाएंगे तो टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड को आप कम कर देंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही रूल हमें जो है वो फॉलो करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर ट्रेन की स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाती है, मतलब जो ट्रेन की स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब जितनी स्पीड से वो चल रही थी, जैसे मान लीजिए वो चल रही थी अगर 50 की स्पीड से, तो अब उसमें 1 घंटे में पहले वो 50 जा रही थी 50 किलोमीटर, लेकिन अब उसमें 8 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड जो है वो कम कर दी। तो इसका मतलब अब उसकी जो स्पीड हो गई वो क्या हो गई, अब उसकी स्पीड हो जाएगी 42 किलोमीटर पर आवर। अब वो 1 घंटे में 42 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, जब 42 किलोमीटर चलेगी तो उसको ऑब्वियस सी बात है कि उसको टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। तो इसको कैसे करेंगे हम, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला जो बताया था d इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम बताया है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए डिस्टेंस जो है वो आपकी 480 किलोमीटर है। ठीक है, तो 480 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो आप स्पीड इंटू टाइम से अगर निकालेंगे तो मतलब स्पीड इंटू टाइम लिख सकते हैं डिस्टेंस के लिए। तो ये 480 आ गया, तो टाइम t1 लेंगे पहले हम। तो पहले स्पीड जो है जब कितनी है x है स्टार्टिंग में, तो टाइम t1 लग रहा है,
480 किलोमीटर कवर करने के लिए। तो टाइम t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर यहाँ से, क्या 480 अपॉन x हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए इसको आप। ठीक है, अब क्या किया आपने, डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस अभी भी उतनी कवर करनी है, लेकिन अब क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर देते तो जो टाइम है वो फिर नया टाइम आएगा। तो नया टाइम जो है वो कितना आ रहा है, देखो वो आ रहा है, मान लीजिए अब आपने स्पीड को कम कर दिया, तो कम कर दिया मतलब माइनस करना होगा x माइनस 8। तो जो नया टाइम है उसको हमने t2 मान लिया, तो t2 इज इक्वल टू ये 480। तो यहां से जो t2 है वो 480 अपॉन x माइनस 8 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो अब इनमें देखिए टाइम ज्यादा कौन सा होगा, ऑब्वियस सी बात है जहां स्पीड कम है वो टाइम ज्यादा होगा। तो इसका मतलब जो t2 है वो ग्रेटर है t1 से। ठीक है, और कितना ग्रेटर है, कितना ग्रेटर है, ग्रेटर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब जो टाइम है आपका t2 ग्रेटर देन t1 है। तो कितने का डिफरेंस है दोनों में, देखिए t2 माइनस t1 जो दे रखा है वो 3 आवर्स का डिफरेंस दे रखा है। क्यों, क्योंकि ये कहा गया है कि फिर उसको 3 आवर्स ज्यादा लगते हैं, मतलब अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो टाइम 3 आवर्स जो है वो बढ़ जाता है। क्वेश्चन में दिया हुआ 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो t2 माइनस t1 इक्वल्स टू 3। तो यहां से अब आप वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन 1 और 2 से t1 और t2 की। तो t2 देखिए आपका है 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस t1 है 480 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 3। एलसीएम ले लेंगे, x इंटू एक्स माइनस 8 हो जाएगा एलसीएम, क्योंकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं। तो यहाँ x माइनस 8 से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा 480x आ जाएगा, और माइनस यहाँ पर ये 480 इंटू एक्स माइनस 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 3। तो इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 480 को कॉमन ले लीजिए, दोनों में है तो 480 कॉमन लेंगे, यहाँ x भी आएगा 480 के साथ। तो यहाँ बचेगा x माइनस, अभी देखिए ब्रैकेट खोलेंगे, यहाँ x माइनस 8 बचेगा और ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस साइन है तो माइनस का x हो जाएगा और प्लस का 8 हो जाएगा, और नीचे ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इंटू एक्स हो जाएगा आपका x स्क्वायर और माइनस का 8x इज इक्वल टू 3/1। तो यहाँ से देखिए ये x x तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब आपका जो बचा वो क्या बच गया, देखिए क्या बचेगा, अब आपके पास आ गया 480 इंटू 8, इधर आपका आ गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही रहेगा, उधर एक्स स्क्वायर माइनस 8x 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए 3 से ये डिवाइड हो सकता है, 16 3,048 होता है, तो 160 आ जाएगा, और ये 144 हो जाएगा, 1440 मल्टीप्लाई कर दिया इसको, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो जो आपकी इक्वेशन आ गई वो आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और इसको इसकी तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 1440 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ ये इक्वेशन आ गई। अब अगर हमें इसकी स्पीड भी पता करनी है तो स्पीड पता करने के लिए हम इसको या तो फैक्टराइज करेंगे या हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन बनाने वाला जो था कॉन्सेप्ट वो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें आइडेंटिफाई करना है वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो पहले तो हमें उसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे मान लीजिए मैं इसका कोई भी एक पार्ट आपको सॉल्व करा के दिखाता हूँ। जैसे फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम आइडेंटिटी लगा के पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको खोले अगर तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर 2ab करेंगे तो 2 इंटू ए हमारा x
और b 1 है, तो 2ab हो गया, और ये 2x माइनस 6 हो जाएगा। इसको भी उधर ट्रांसपोज कर दो तो ये हो गया, देखो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये देखिए 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 0x लिख सकते हैं हम, और प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी चलेगा, और अगर आप ऐसे नहीं लिखते हैं, सिर्फ ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0, तो ये भी सही है। देखिए ये जो इक्वेशन है हमारी, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो ए यानी कि हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी हमारा 0 हो जाएगा, और जो सी है वो हमारा 7 हो गया। तो इसका मतलब दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी तरीके से जहां क्यूब है वहां क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, जहां पे सिंपल मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट से, बस उसको सॉल्व करके फिर चेक करना है। तो अगर इक्वेशन इस फॉर्म में आती है, मतलब अगर वो इस फॉर्म में आ रही है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और अगर वो इस फॉर्म में नहीं आ रही है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो बस यही चेक करना है। तो आई होप इसको तो आप कर लेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, ओके, सो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है हमारी, वो एक तरीके से पॉलिनोमियल ही है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल्स टू 0। तो अगर मान लीजिए यहाँ x की कोई ऐसी वैल्यू, कोई भी रियल नंबर, जैसे अल्फा ले लिया मैंने, p ऑफ अल्फा, तो अगर मैं इसको पुट करूं और ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, इक्वेशन में मतलब जब हम पुट करें तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, मींस LHS इज इक्वल्स टू RHS आ जाए। तो अगर p ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 0 मतलब ये आ जाता है, तो इस केस में जो ये अल्फा है, अल्फा इज कॉल्ड सॉल्यूशन और रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट या पॉलिनोमियल के जीरोस, अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स, अगर हम इनकी बात करते तो ये दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, तो जैसे आप पॉलिनोमियल के लिए जीरोस फाइंड करते थे, मतलब x की वो वैल्यू जिसको आप पॉलिनोमियल में पुट करें तो आंसर 0 आ जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी जो आपकी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्या है, पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, मतलब बस इसमें इक्वल टू 0 और आ गया। तो यहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन है कि अगर मान लीजिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल रहे हैं, तो वो क्या है, वो x की वो वैल्यूज है जिनको आप अगर x के प्लेस पे इक्वेशन में पुट करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे जैसे सपोज मैं x के प्लेस पे प्लस माइनस 2 डालती हूँ। ठीक है, तो प्लस माइनस 2 जैसे 2 डालूंगी तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये यहाँ से देखिए, ये 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 माइनस 4, तो 0 इक्वल्स टू 0 आ गया। इसी तरीके से माइनस 2 पुट करेंगे तो उसका स्क्वायर भी 0 होता है। तो इसका मतलब प्लस माइनस 2 जो है वो क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रूट्स हैं। ठीक है, या सॉल्यूशन भी कह सकते हैं हम उनको। तो सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल या x, जो भी इसमें यूज हो रहा है, वेरिएबल t भी हो सकता है, x y z कुछ भी हो सकता है। तो उस वेरिएबल की वैल्यू जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, उसको हम कहते हैं रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब इसको फाइंड करने की जो वेज है वो क्या है, तो एक तो मेथड वही है जो पॉलिनोमियल वाला आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन में मैं रूट वाले जो है इसमें वो बता देती हूँ, क्योंकि सिंपल तो आपको आते ही होंगे, तो वो देखते हैं। बच्चों देखिए, ये जो आपका इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका रूट के अंदर दे रखा है। तो पता सिंपल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं उनके जो आप इजीली फैक्टराइजेशन कर ही लेंगे। इसमें थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो उसको देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो देखिए, फैक्टराइजेशन का पूरा प्रोसेस भी मैं बता देती हूँ इसी क्वेश्चन के थ्रू। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो √2 मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, और सबसे पहले तो हम इसको रीअरेंज कर लेंगे। अगर ये मान लीजिए इस फॉर्म में नहीं है तो हम पहले उसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, मतलब जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर लें। कई बार आगे पीछे टर्म्स दे रखे होते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले अरेंज करेंगे। उसके बाद ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म है, तो यानी कि √2 और 5√2
मतलब इन दोनों को आप पहले मल्टीप्लाई करें अगर, देखिए मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है 5 और ये √2 इंटू √2 2 हो जाता है, आपको पता है, तो ये 10 हो रहा है। तो इसका मतलब अब हमें 10 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं दो, मतलब 10 को ऐसे दो फैक्टर्स में हमें कन्वर्ट करना है जिसको या तो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके ये मिडिल वाला टर्म आ जाए। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि कब ऐड करना है कब सब्ट्रैक्ट करना है? तो देखिए वो हम देखते हैं यहाँ कांस्टेंट से पहले वाला साइन चेक करना है। अगर ये पॉजिटिव है तो ऐड करके आएगा, और अगर यहाँ पर माइनस साइन होता है तो उस केस में आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ पर अभी यहाँ पे क्योंकि प्लस का साइन है तो इसका मतलब हमें दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका सम 7 हो। लेकिन अगर यहाँ पे सपोज माइनस का साइन होता तो हमें दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए होते जिनका की डिफरेंस जो है वो मिडिल टर्म के इक्वल हो। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, नहीं तो फिर वो फैक्टर्स गलत हो जाते हैं। तो अब यहाँ से हमें इजीली देखिए पता चल चुका है क्या कि अगर हम 10 के फैक्टर्स करें तो बहुत ही आसान है। देखिए 10 के फैक्टर्स 5 और 2, तो 5 इंटू 2 करते हैं तो 10 आ रहा है, और 5 प्लस 2 करेंगे तो 7 आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको क्या करना है, आपको 5 और 2 लिख देना, मतलब 5 प्लस 2 लिखना है 7 के प्लेस पे। देखिए क्या होगा, √2x² प्लस 5 प्लस 2, मतलब हमें ये 7 जो है मिडिल टर्म जो है उसको ब्रेक करना है, केवल स्प्लिट करना है, इसीलिए इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कहा जाता है। बाकी हमें कोई कुछ चेंज नहीं करना, जो जैसा है उसको वैसे ही रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4 टर्म्स हो गए, तो देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 के पेयर बना देंगे ऐसे। तो यहाँ पे देखिए इसमें √2 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 से 5 और √2 इन दोनों को तो कोई कनेक्शन है ही नहीं, तो यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। क्या केवल कॉमन आ सकता है, एक x कॉमन आ सकता है, तो x कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से। तो जब हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √2 और एक x बच जाएगा, प्लस यहाँ पे ये 5 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ पे जो भी साइन होगा वही साइन आपको लिखना है, प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस लिखना है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, जब माइनस यहाँ लिखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखेंगे उनके साइन बदल देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपने अब देखिए ये 2 है और ये √2 है, ये 5 है, तो यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है, देखिए ये जो 2 है इसको हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ से √2 एक जो है, क्योंकि एक √2 यहाँ पर भी है तो ये कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से वापस क्या बचेगा हमारे पास, √2x बचेगा और प्लस 5 बचेगा और इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो फैक्टराइजेशन किए हैं अभी तक वो सही है कि नहीं। यहाँ ये जो आपका ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है, इन दोनों में सेम वैल्यूज आती है, मतलब सेम आंसर आएगा। अगर सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप ऊपर जाके चेक करिए कि आपने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए ये जो है पूरा पूरा यहाँ से कॉमन आ रहा है दोनों टर्म्स में से, तो इसको अगर हम कॉमन ले लेंगे तो √2x प्लस 5 कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बच जाएगा और यहाँ से प्लस का ये √2 बचेगा। तो अब ये दो फैक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं, तो अब दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 रखेंगे रूट्स निकालने के लिए। तो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। मतलब दो नंबर्स का प्रोडक्ट भाई 0 है तो दोनों में से या तो दोनों 0 हो या दोनों में से कोई एक 0 होगा, तभी तो प्रोडक्ट 0 आएगा। तो अब √2x प्लस 5 को अगर 0 के इक्वल रखते हैं तो यहाँ से जो x की वैल्यू आती है, देखिए ये इसको 5 को उधर ट्रांसपोज करेंगे माइनस का और अपॉन √2, ये आंसर आया एक। या अगर यहाँ से देखते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस √2, तो ये आपके रूट्स निकल के आ गए, ठीक है। सो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके जो रूट्स आ गए आपके वो क्या निकल के आ गए, देखिए माइनस का 5/√2 एंड माइनस का √2, दोनों निगेटिव आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा फैक्टराइजेशन, ठीक है। चलिए अब देखिए एक और बच्चों, देखिए अब फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। इसमें यहाँ पर ये वैल्यू फ्रैक्शन पे है, जब इस तरह से आ जाएगी तब क्या करना है। तो इसका देखिए मैं बहुत ही आसान सा तरीका बताता हूँ। जब इस तरह से फ्रैक्शन में कहीं पर भी वैल्यू आए आपकी, यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, किसी भी टर्म में हो,
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, मतलब एलसीएम लेके उसको सिंप्लीफाई कर दो सादा, तो वो बहुत सिंपल हो जाएगा फिर आपका। ये 1 हो गया देखिए, तो ये 2 से 8 को करेंगे तो ये 16x² माइनस का 8x और प्लस का 1। तो अब जो आपकी इक्वेशन हो जाएगी, देखिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या बन जाएगी, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू ये 8 इंटू 0, ये 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन अब देखिए आसान बन गई, अब मतलब बहुत ही आसानी से आप जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। जैसे 16 इंटू 1 करेंगे तो 16 इंटू 1 देखिए 16 हो गया। उसके बाद में आप ये 16 के दो फैक्टर्स ऐसे कीजिए जिनको ऐड करने पे, यहाँ प्लस का साइन है तो ऐड करने पे 8 आ जाए। तो ध्यान रखना है, यहाँ के साइन को नहीं देखना, आपको इस साइन के अकॉर्डिंग देखना है, कांस्टेंट से पहले वाला साइन देखना है। अगर वो पॉजिटिव है तो ऐड करने से मिडिल टर्म आना चाहिए, और अगर वो नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल टर्म आना चाहिए। तो यहाँ पर ऐड करने से 8 आना चाहिए। तो देखिए 16 के दो फैक्टर्स जिनको ऐड करके 8 आ जाएगा। तो देखिए 4 और 4 इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हम इसको स्प्लिट करेंगे 8 को 4 प्लस 4 में, और ये प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर वही दो के पेयर बनाएंगे तो इन दोनों में से देखिए 4 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 16 और 4 दोनों ही 4 के मल्टीपल्स हैं। तो 4 कॉमन ले लीजिए और x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से 4x बच जाएगा और यहाँ से कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। ठीक है, कॉमन लेने का मतलब होता है बेटा डिवाइड करना। ठीक है, तो जब डिवाइड करेंगे 16x² को 4x से तो 4x आएगा, और 4x को 4x से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब इसके बाद यहाँ मैंने कहा था जो साइन है वही साइन यहाँ लगाना है। तो इन दोनों में से अगर कुछ कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हमेशा 1 कॉमन होता है। ठीक है, तो 1 कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे तो ये एज इट इज रहेंगे। और मैंने ये भी कहा था कि जब माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर होता है तो साइन बदल जाता है। तो ये 4x नेगेटिव था, ये प्लस का हो गया, और ये जो 1 नेगेटिव प्लस का था ये नेगेटिव हो जाएगा 0। अब देखिए ये सेम आ गए दोनों, 4x माइनस 1 4x माइनस 1, तो 4x माइनस 1, और यहाँ से ये भी 4x माइनस 1 ही बच रहा है इक्वल टू 0। तो अगर आप 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे, दोनों ही सेम है, तो x की वैल्यू 1/4 एंड 1/4 मतलब यही है, क्योंकि दोनों ही 4x माइनस 1 4x माइनस 1, तो दोनों रूट्स इक्वल आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप कि आपको फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। ओके बच्चों, तो लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, अब इस पे बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, नेचर ऑफ रूट्स और डिस्क्रिमिनेंट। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैंने क्या बताया आपको, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं d। तो ये जो d होता है हमारा, ये होता है b² माइनस 4ac। तो देखिए abc यहाँ पर है, तो abc की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जो x² का कोफिशिएंट होगा वो a होगा, जो x का कोफिशिएंट होगा वो b होगा, और जो कांस्टेंट टर्म होगा वो c होगा। तो यहाँ से आप वो निकाल करके b² माइनस 4ac ये निकालेंगे, और इसको निकालने के बाद आप ये डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद ये चेक करेंगे कि जो हमारी इक्वेशंस हैं उस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, मतलब उनका नेचर कैसा है। तो नेचर पता करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, अभी जो b² माइनस 4ac आपने निकाला या d निकाला, अब केस फर्स्ट यहाँ पर देखिए क्या आता है, केस फर्स्ट आएगा कि जो d की वैल्यू है वो मान लीजिए आपकी पॉजिटिव आती है, ग्रेटर देन 0 आती है पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव अगर आएगी तो उस केस में जो आपके रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब आपको 2x की वैल्यूज मिलेंगी और दोनों डिफरेंट होंगी, मतलब दो अलग अलग x की वैल्यूज मिलेंगी। तो आपके रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, मतलब रियल नंबर होंगे और डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट x की वैल्यूज होंगी, अलग अलग वैल्यूज। अब बात करते हैं कि मान लीजिए सपोज आपने d निकाला और d की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 आती है। तो जब इक्वल टू 0 आएगी उस केस में आपके जो रूट्स होंगे वो रियल एंड इक्वल होंगे। तो अभी हमने जैसे निकाला था ना, आपको याद होगा, अभी एक क्वेश्चन में निकाला था 1/4 मतलब 2 रूट्स आ रहे थे। तो इसी तरीके से जो x की जो 2 वैल्यूज आएंगी वो दोनों इक्वल होंगी, सेम होंगी।
तो रूट्स कैसे हो गए, रियल एंड इक्वल। और ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब b की वैल्यू यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। ठीक है, अब केस थर्ड की बात करते हैं। तो जो केस थर्ड है हमारा, केस थर्ड में क्या हो सकता है कि d की वैल्यू लेस देन 0 आ सकती है, यानी कि नेगेटिव आ सकती है। तो जब नेगेटिव होगी उस केस में जो रूट्स है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, इसका मतलब आप रूट्स को फाइंड भी नहीं कर सकते ऐसे केस में। तो इस केस में जब एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो आपको निकालने भी नहीं है। आपको निकालने किस केस में होंगे, इस केस में निकालने होंगे और इस केस में निकालने होंगे। ठीक है, अब निकालते कैसे हैं, तो निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, तो देखिए निकालने के लिए जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उससे हम निकालते हैं x की वैल्यू, कि अगर मान लीजिए ये कंडीशन आती है, ये कंडीशन आती है, तो इन दो में ही आप निकाल सकते हैं। अगर ये कंडीशन आ गई, नेगेटिव आ गई d की वैल्यू, तब तो आप डायरेक्ट लिख देंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, फिर आपको फाइंड भी नहीं करने हैं। अब अगर ये दोनों सिचुएशंस है तब क्या करेंगे, तो देखिए फर्स्ट सिचुएशन के लिए क्या करना है, आपको फॉर्मूला यूज करना है x इज टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, और क्योंकि आपको पता है ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो d होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इसी फॉर्मूले को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या कहा जाता है इसको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको एक इंडियन मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य जी, उन्होंने दिया था, इसीलिए उस मतलब कारण से, मतलब उन्होंने दिया इसके उनके नाम से, उनको ऑनर देने के लिए इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहा जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अब हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन इसी में अगर सपोज मान लीजिए ये वाली सिचुएशन आती है, तो ये फॉर्मूले को आप मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी। अब देखिए ये वाली जो वैल्यू है, मान लो जो d की वैल्यू है वो 0 है, तो यहाँ 0 हो गया, और अपॉन 2a। तो जो फॉर्मूला हो जाएगा वो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। तो जब आपके रूट्स इक्वल हों, तो इक्वल रूट्स में माइनस बी अपॉन 2a, मतलब इससे जो वैल्यू निकल के आएगी वही आपके रूट्स होंगे, क्योंकि दोनों रूट्स इक्वल होंगे ना, तो इसका मतलब एक ही x की वैल्यू निकल के आएगी, लेकिन दोनों रूट्स सेम हो जाएंगे। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड नेचर ऑफ द रूट्स। इस पे क्वेश्चन बहुत आता है आपका। सेकेंड क्वेश्चन है जैसे आपकी 4.3 एक्सरसाइज का, कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हैविंग रियल एंड इक्वल रूट्स, तो उसमें k की वैल्यू फाइंड कीजिए कि k की किस वैल्यू के लिए जो रूट्स है वो रियल और इक्वल होंगे। तो उसको हम कर लेते हैं। बच्चों देखिए, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का हम एप्लीकेशन देखेंगे कि किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से जो रूट्स हैं वो फाइंड कर सकते हैं। और रूट्स अगर एग्जिस्ट करेंगे तो ही हम फाइंड कर सकते हैं। तो एग्जिस्ट कब करेंगे आपको बता देता, जब d की वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर लेस देन 0 या नेगेटिव है तो रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, तब तो हमें फाइंड ही नहीं करने। तो अब देखिए सबसे पहले हम d ही निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो d निकालने के लिए देखिए क्या फॉर्मूला बताया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac बताया था। तो यहाँ से abc लिख लेते हैं। पहले देखिए a क्या होगा, a आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट ये 3 हो गया, b आपका ये माइनस का 4√3 पूरा x का जो कोफिशिएंट है विद साइन लेना है, तो माइनस का 4√3 हो गया, और जो c है वो 4 हो जाएगा, ये कांस्टेंट वाला टर्म। तो अब यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू b स्क्वायर मतलब माइनस का 4√3 स्क्वायर माइनस 4, a यानी कि 3 और c यानी कि 4। तो अब जो वैल्यू हुई देखिए आपकी 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3। जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो दोनों वैल्यूज का आपको स्क्वायर करना होता है, और ये 4 3 12 और 4 48 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 16 3 ये भी 48 हो गया और ये भी 48 है, तो ये 0 हो गया क्या। तो अगर d की वैल्यू 0 हो तो क्या बताया था, रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, है ना। नेचर भी लिख देते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे।
और रियल और इक्वल रूट्स होंगे। अगर नेचर पूछा है तो सिर्फ आप इतना ही बताएंगे, लेकिन अगर रूट्स भी पूछे हैं तो उसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था इस केस में? इस केस में आपको फॉर्मूला बताया था माइनस का b अपॉन 2a, मतलब d आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो उससे आधा काम आपका आसान हो जाता है। तो आपको पूरा फॉर्मूला नहीं लिखना है, x इज टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a वाला। तो इक्वल रूट्स है तो सीधे ये वाला लगा देंगे। तो अब माइनस बी अपॉन 2a करेंगे तो माइनस बी यानी कि माइनस और माइनस वो ऑलरेडी है फॉर्मूले में, और 2a तो 2a यानी कि 2 इंटू a हमारा है 3। तो x इज इक्वल टू देखिए क्या हो गया 4 रूट 3 अपॉन 2 इंटू 3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 2 से देखिए ये 4 कट गया 2 टाइम्स, और रूट 3 से मतलब 2 रूट 3/3 भी लिख सकते हैं इसको, या रूट 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे तो अपॉन रूट 3 आ जाएगा। तो मतलब 2 अपॉन रूट 3, और दूसरा वाला भी 2 अपॉन रूट 3 ही होगा। तो यही रूट्स होंगे आपके। क्लियर है? सो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2/√3 एंड 2/√3, मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स। इक्वल में दोनों x की वैल्यूज सेम होंगी। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर मान लीजिए यहाँ d की वैल्यू 0 नहीं आती, ग्रेटर देन 0 आती, तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते? तब आप फिर ये वाला लगा देते माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, मतलब आप फिर इससे सॉल्व कर लेते। ओके, तो फिर ये माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, मतलब आप इससे x की वैल्यू फाइंड कर सकते थे। तो आई होप आपको एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी समझ आ गया होगा। ठीक, ओके बच्चों, तो देखिए ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या कहा गया है हमसे? हमें इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए ये जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट्स रियल एंड इक्वल हैं। ठीक है, तो रूट्स कैसे हैं? रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए आपको कंडीशन बता रखी थी मैंने, है ना, और हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पे k फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? सिंस द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ओनली इक्वल भी लिखा रह सकता है क्योंकि वो रियल ही एग्जिस्ट करते हैं आपके केस में, तो दोनों ही केस के लिए आपको यही करना होगा। तो इक्वल रूट्स हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर d इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 0। क्या कंडीशन बताई थी नेचर ऑफ रूट्स के लिए? कि अगर रियल और इक्वल रूट्स हैं तो d की वैल्यू 0 होगी, या डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो जो नेचर ऑफ रूट्स है वो क्या होगी? रियल और इक्वल रूट्स होंगे। तो यहाँ से हमने d इज इक्वल्स टू 0 दिया। अब d का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दे रही हूँ क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, जरूर आता है। तो यहाँ से b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब b की वैल्यू देखिए, यहाँ से अगर abc निकाले तो ये a है, ये आपका b है और ये आपका c है। तो यानी कि k² हो गया माइनस 4 इंटू a अगर देखें तो वो 2 हो गया, और c जो है वो हमारा 3 हो गया इक्वल्स टू 0। यहाँ से k² माइनस 4 टू द 8 3 24, तो k² जो है वो हमारा 24 के इक्वल हो गया। तो जो k की वैल्यू हो गई, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो प्लस माइनस आ जाएगा √24। तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 24 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 6 लिख सकते हैं क्या? क्योंकि 4 इसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो k की जो वैल्यू आ गई वो आ गई प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा और √6। तो यानी कि k इज इक्वल टू जब प्लस का 2√6 हो या माइनस का 2√6 हो तो उसके लिए जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को। ओके बच्चों, तो आज की जो वीडियो थी, आज की वीडियो में हमने पूरा का पूरा चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको एनसीईआरटी से कवर अप किया है, कोशिश किया है कवर अप करने की। तो आप जो है इसको और
जो इसमें क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है आपको कि, और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ दिए हैं एज अ होमवर्क, तो आप उनको ट्राई करेंगे, करके देखेंगे। और अगर आपको फिर भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए एक अलग से स्पेशल, जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनका स्पेशल वीडियो बना के फिर से उसको अपलोड करूंगी, ठीक है। तो आप तब तक इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, और इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए पहले तो कि कॉन्सेप्ट क्या है चैप्टर का, ठीक है। तो मेन जो होता है वो कॉन्सेप्ट ही होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ वर्ड प्रॉब्लम्स भी ली, हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लिया, फैक्टराइजेशन भी सीखा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मेन कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो भी सीखा, ठीक। तो अब आप सारे क्वेश्चंस को ट्राई करिए, और जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट आता है मुझे कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, बाय बाय।